Hello everyone, this is Sumi here. You all are watching Sumi Commerce Classes. गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी फर्म का समापन। जिस तरह से साझेदारी की जो स्थापना होती है, जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार होती है 1932, उसी तरह से जो साझेदारी का समापन है, साझेदारी फर्म का समापन है, वो भी भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार होता है। साझेदारी फर्म का समापन का मतलब क्या होता है कि फर्म अपना बिजनेस जो है वो बंद कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। When the relation between all the partner of the firms come to an end, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब सभी पार्टनर का जो फर्म के साथ रिलेशन है उसका एंड हो जाता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या है कि जो सेक्शन 39 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि जो डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप फर्म का बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि जब एक फर्म के जो सभी के सभी पार्टनर हैं उनमें डिसोल्यूशन हो जाता है उनके रिलेशन में, तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर्स के रिलेशनशिप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि साझेदारी का विघटन हो जाता है। तो इसमें साझेदारी का विघटन मीन्स क्या है, जैसे कि हमने बात की थी कि कोई भी साझेदारी, अगर कोई पार्टनर है वो आपस में कोई भी बिजनेस में एंटर होने के लिए या बिजनेस करने के लिए जब वो सहमत होते हैं, तो जैसे उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है, यानी कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार ही पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें सभी पार्टनर कोई इकट्ठा व्यापार करने को सहमत हो जाते हैं। उसी तरह से पार्टनरशिप डीड से सभी साझेदारों की सहमति से या एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर या वो टाइम पीरियड जिसके लिए साझेदारी स्थापित की गई थी उसके समाप्त होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु पर समझौते की शर्तों के अनुसार उसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनमें क्या डिफरेंस है। क्या साझेदारी का विघटन साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है, या फिर साझेदारी फर्म का जो विघटन है वो साझेदारी का विघटन कहलाता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के समापन का अर्थ होता है कि पुराने साझेदारी ठहराव की समाप्ति, यानी कि पुराना जो एग्रीमेंट था पार्टनर्स में वो समाप्त हो जाता है और किसी साझेदार के प्रवेश के समय, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई साझेदार रिटायर होता है उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु के कारण फर्म का पुनः निर्माण। साझेदारी के समापन से फर्म का व्यवसाय बंद भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि शेष साझेदार जो होते हैं वो नया ठहराव करके फर्म के बिजनेस को चालू रख सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ होता है कि फर्म अपना बिजनेस कंप्लीटली बंद कर देती है और फर्म की समाप्ति हो जाती है। फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर जो भी राशि है उसे दायित्वों का भुगतान किया जाता है और शेष राशि साझेदारों का हिसाब उनसे चुकता कर दिया जाता है। तो साझेदारी के समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रह सकता है, लेकिन साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारी का जो समापन है वो पूरी तरह से हो जाता है। अब कौन सी सिचुएशन है, वो परिस्थितियां जो साझेदारी के समापन के लिए होती हैं। सबसे पहला है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज हो जाता है, नए साझेदार कोई फर्म के अंदर आता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय
अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु के समय किसी साझेदार के निष्कासित किए जाने पर, यानी कि उसे पार्टनरशिप से निकाल दिया जाता है, या किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। इसके अलावा साझेदारी की अवधि समाप्त हो जाने पर। इसे हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि साझेदार के दिवालिया होने की क्या कंडीशन है, दिवालिया होना किसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोड्स कौन से हैं। डिसोल्यूशन जो होता है वो किस तरह से होता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, अगर पार्टनर खुद ही म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उन्हें अब और साझेदारी नहीं करनी है, इकट्ठे बिजनेस नहीं करना है, वो अलग होना चाहते हैं, तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसी तरह से कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होता है कंप्लीटली यानी कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा व्हेन सर्टेन कॉन्टीजेंसी हैपन, कुछ ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर भी ज़रूरी हो जाता है कि अब आगे जो साझेदारी है वो नहीं होगी, यानी कि फर्म का विघटन हो जाना। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जब साझेदार चाहे तो वो फर्म को नोटिस देकर भी क्या किया जा सकता है कि साझेदारी का विघटन। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जब कोर्ट की इंटरफेयर उसमें हो जाती है कि अब इनको आगे नहीं चलाना है। तो देखिए इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है साझेदारी के समापन की विधियां, जो हमने मोड्स अभी पढ़े थे मेनली उसमें से 2। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, जब कोर्ट अपना इंटरफेयर नहीं करता है, और सेकेंडली जब कोर्ट आदेश देता है कि अब साझेदारी का विघटन होगा। तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना इसमें क्या होता है कि साझेदारों के बीच आपसी समझौते द्वारा, यानी कि ये जो पहला हमने स्टडी किया था इसमें कि जब म्यूचुअली एग्रीमेंट वो कर लेते हैं सेक्शन 40 के अनुसार, जब उन सबकी सहमति हो जाती है कि अब साझेदारी फर्म का विघटन होना चाहिए। सेकेंडली हमने पढ़ा था कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41 के अनुसार क्या होता है कि फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर अगर सारे साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया होने का मीन्स क्या होता है कि अब वो फर्म के जो डेप्ट हैं या बाहर से उन्होंने लोन उठा रखा है उसको पे करने की सिचुएशन में नहीं है, लॉस में चली जा रही है फर्म, उस टाइम पे क्या किया जाता है कि उनकी जो एसेट्स होती हैं उसको सेल कर दिया जाता है, उनकी पर्सनल एसेट्स से भी पर्सनल लोन का पेमेंट की जाती है, तो वो सारी की सारी जो होती है फ्रीज कर ली जाती है उनकी एसेट, तो वो सिचुएशन होती है दिवालिया होने की। इसके अलावा अगर वो कोई इलीगल बिजनेस कर रही हैं, जो फर्म का बिजनेस है वो सही नहीं है नैतिक मूल्यों के अनुसार, तो भी फर्म का क्या कर दिया जाता है कंप्लीटली डिसोल्यूशन। उसके अलावा कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर, यानी कि सर्टेन कॉन्टीजेंसेस जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी, वो क्या होती हैं कि जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाए या उस उद्देश्य के पूरा होने पर जिसके लिए मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है या फिर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसमें भी क्या किया जा सकता है कि साझेदार नोटिस देकर साझेदारी फर्म का जो होता है विघटन हो जाता है, उसका समापन हो जाता है। तो ये सेक्शन 43 के अनुसार होते हैं। उसके बाद न्यायालय के आदेश के द्वारा, तो सेक्शन 44 हमें ये बताता है कि कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि अब साझेदारी का समापन होना चाहिए या होगा, तो वो उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं। देखिए, किसी साझेदार के पागल होने पर, आवेदन देने वाले साझेदार के अलावा किसी अन्य साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने पर, कि वो अपनी अब ड्यूटीज सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, किसी साझेदार के फर्म के अहित या दुराचरण की अवस्था में, यानी कि उसके द्वारा साझेदार के द्वारा किया गया कार्य फर्म के हित में ना हो, तब भी किया जा सकता है। या कोई अगर पार्टनर जानबूझकर साझेदारी जो पार्टनरशिप डीड है साझेदारी संलेख उसकी अवहेलना करने का दोषी पाया जाए, या किसी साझेदार द्वारा अपना हिस्सा बिना अन्य साझेदारों की सहमति से ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि उसने अपना जो हित है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है। जब फर्म के द्वारा भविष्य में लाभ होने की संभावना नहीं होती है, लॉसेस में जा रही है फर्म, तो भी उसका समापन किया जा सकता है। और जब इन सभी कंडीशंस के बावजूद अगर कोर्ट को लगता है कि अब ये फर्म जो है वो आगे नहीं चलेगी, तो उसका समापन हो जाना चाहिए, तो वो न्यायालय के आदेश के द्वारा भी क्या होता है उसका समापन। उसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। साझेदारी का समापन और फर्म का समापन, वैसे तो दोनों पढ़ने में तो एक ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है। साझेदारी का समापन क्या होता है, इसमें साझेदारों के मध्य वर्तमान ठहराव में परिवर्तन से होता है। और फर्म का समापन क्या होता है, इसमें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उनका जो एग्रीमेंट है उसमें परिवर्तन से है, ध्यान से देखिए। उसके बाद फर्म का समापन क्या होता है कि इसमें फर्म के सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के समापन से है, यानी कि यहाँ पे फर्म का ही समापन हो जाता है। साझेदारी के समापन पे फर्म का जो बिजनेस है वो चालू रहता है, लेकिन फर्म के समापन पर फर्म का जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। साझेदारी के समापन पर लेखा पुस्तकें बंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें वो बंद हो जाती हैं, अनिवार्य है। फर्म का समापन जो होता है अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक होता है, लेकिन जो साझेदारी का समापन फर्म का जो समापन है ये ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी। अनिवार्य कब होगा, जब कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करेंगे। जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो अकाउंट्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि खाते भी बंद करने होते हैं जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। तो उसमें हम सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे के लिए अधिनियम की धाराएं 48, 49 और 55 ये लागू होती हैं। हानि की राशि सबसे पहले लाभों में से भुगतान की जाएगी, फिर पूंजी में से, और ज़रूरी है तो साझेदारों के उनके लाभ विभाजन अनुपात में धन वसूल करके भी हम क्या करेंगे, हानि का भुगतान करेंगे। लेकिन सबसे पहले थर्ड पार्टी के ऋणों का भुगतान किया जाएगा, फिर जो अमाउंट बचेगी उससे साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाएगा, और फिर साझेदारों के पूंजी खातों के शेष का भुगतान किया जाएगा। सारी की सारी पेमेंट करने के बाद अगर कोई रकम बचती है तो उसे सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ द फर्म डेप्ट एंड सेपरेट डेप्ट। फर्म के जो डेप्ट हैं या फिर पार्टनर के अपने अलग से सेपरेट डेप्ट हैं, तो उनकी पेमेंट हम कैसे करेंगे। फर्म की संपत्तियों का जो प्रयोग है पहले फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाएगा, और फिर शेष राशि साझेदारों में वितरित कर दी जाएगी, उनमें वो बांट दी जाएगी। सेकेंड केस है कि अगर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति है तो उसका प्रयोग पहले व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने के लिए किया जाएगा, और फिर शेष राशि फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए होगी। तो ये ट्रीटमेंट की जाएगी फर्म के डेप्ट और सेपरेट डेप्ट के केस में। उसके बाद अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये जो फर्म का समापन है, साझेदारी का समापन है, वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किन किन कंडीशन में और कौन से तरीके हैं। अब हम आगे आने वाली वीडियो में इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि फर्म का जब विघटन या समापन हो जाता है तो पुस्तकें भी तो बंद होंगी, तो उनको बंद करने का सही क्रम क्या होगा, कौन से अकाउंट्स हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टडी किया था, वैसे ही जब फर्म का विघटन हो जाता है तो उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। तो ये यहाँ पे क्रम होगा जब फर्म के विघटन पर पुस्तकें बंद की जाएंगी। तो तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।